नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में, जिसमें हम सामाजिक महत्व के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक पोस्टमार्टम। जिस सामाजिक महत्व के मुद्दे को हम आज आपके सामने लेके आए हैं वह मुद्दा बीते कुछ दिनों से और उत्तराखंड में बेहद गरमाया हुआ है और युवा से लेकर सारे राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हो, वह उस मुद्दे पे इस सरकार का साथ देना चाहते हैं। और यह मुद्दा अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर ही छाया हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है उस वजह से काफ़ी सारी पाबंदियां इस समय हैं। तो इस वजह से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह मुद्दा काफ़ी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, हम इस मुद्दे पे क्या विश्लेषण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह मुद्दा आखिर है क्या, किस तरीके की मांगें की जा रही है, क्या विजन युवाओं की है इस मुद्दे को लेकर और वो क्या तर्क इसके पीछे देते हैं, वह किस राज्य से इसको जोड़ के देखते हैं। और ये भी जानेंगे साथ में कि जिन राज्यों में अभी फ़िलहाल में अभी ये भू कानून है, उन राज्यों में किस तरीके के हालात हैं, क्या उनके हालात पहले से सुधरे हैं, और अगर उत्तराखंड में ये कानून आता है तो क्या किस तरीके से उत्तराखंड की तकदीर को बदल सकता है। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे क्या एक समाधान इसका निकल के आ सकता है। तो सबसे पहले भू कानून की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड 2000 में बना था और 2000 में बनने के साथ इसके साथ कई सारी आकांक्षाएं थी जो राज्य आंदोलनकारी थे या फिर जो यहाँ के उस समय के युवा थे, और कई सारे लोग जो इस राज्य की बनने की चाहत लिए बैठे थे। तो उनके कुछ सपने थे, लेकिन वो सपने हम जानते हैं कि आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो जस की तस बनी हुई है। अगर हम तथ्यों की बात करते हैं तो हम इस मांग के अनुसार एक चीज़ को देखना चाहेंगे कि हिमाचल का जो कानून है वो क्या कहता है और आखिर क्यों उसकी मांग करी जा रही है। तो हिमाचल का जो कानून है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि हिमाचल में यह कानून कब से शुरू हुआ है। सर 1971 में हिमाचल बन के आया था और 1972 में वहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर परमार, उनकी एक अच्छी विजन थी, तो वो एक कानून को लेकर आए 1972 का जो भू कानून है हिमाचल का, और जिसने वहाँ पर ज़मीन के खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि वहाँ पर अगर आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड को लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, आप किसी तरीके से सरकार को ये भरोसा दिला देते हैं कि आप एक ऐसा उद्योग वहाँ पर लगाना जा रहे हैं जो जनहित में है, जो वहाँ पर कुछ रोजगार उत्पन्न कर सकता है, तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर आप कुछ लिमिट तक ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को लेने के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है अभी भी, और कभी भी वहाँ पर अगर इस तरीके की मांग उठती है कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए तो वहाँ पर लोग उसको अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। तो उत्तराखंड में भी उस कानून को लाने की बात करी जा रही है। तो अब हम ये जानते हैं कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड में किस तरीके के कानून हैं, क्या क्या इसमें बदलाव लाए गए। तो 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 500 स्क्वायर मीटर की एक लिमिट रखी गई थी जो कि नॉन म्यूनिसिपल एरियाज़ के लिए थी। म्यूनिसिपल एरियाज़ में आप कभी भी कितनी भी ज़मीन ले सकते थे। यह प्रावधान था कि आप चाहे आप विदेश के नागरिक हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने के नागरिक हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन उसमें भी ले सकते थे म्यूनिसिपल एरियाज़ में। लेकिन म्यूनिसिपल एरियाज से बाहर के लिए कुछ कानून यहाँ पर बनाए गए थे, जिसमें 500 स्क्वायर मीटर का जो लिमिट है वो दिया गया था। उसके बाद उसको 250 किया गया। लेकिन उसके बाद फिर 2017 में एक अमेंडमेंट यानी कि उस पर संशोधन लाया गया और उस संशोधन के बाद इस पर किसी भी प्रकार के लिमिट को हटा दिया, यानी कि आप कितनी भी ज़मीन ले सकते थे। और उसके बाद ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो ज़मीन की खरीद फरोख्त का जो धंधा था वो बहुत ही अनावश्यक रूप से और अनैतिक रूप से चलने लगा। लोग के 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ इस तरीके की ज़मीन खरीदने लगे और इससे ही निश्चित ही उत्तराखंड जो अपना चार्म था वो खोने लगा। क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो उत्तराखंड में कोई आकर क्यों बसना चाहता है, तो सबसे पहला रीज़न है यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो जंगल है, यहाँ की जो ज़मीन है, उस वातावरण की वजह से कोई यहाँ पर आकर बसना चाहता है। तो अगर हम अनैतिक रूप से, अनावश्यक रूप से यहाँ पर बसना शुरू कर देंगे या फिर बाहर वालों को यहाँ पर बसाना शुरू कर देंगे तो हमारा जो ये चार्म है, जो यहाँ पर हमारी खासियत है, वही चीज़ यहाँ से खो जाएगी। तो इस तरीके की बसावट का आखिर क्या फ़ायदा है, इसी वजह से ये विरोध जोर पकड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पलायन का मुद्दा है, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी भी उत्तराखंड की बात आती है यह मुद्दा जरूर निकल के आता है, क्योंकि उत्तराखंड के बनने के बाद भी और उत्तराखंड के बनने से पहले भी पलायन यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। तो पलायन के लिए ये चीज़ें कैसे जिम्मेदार है, तो हम सोचने समझने की उसको ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें कि कैसे ये चीज़ यहाँ पर रोज़गार क्रिएट करेगी जिससे कि पलायन कम हो,
तो रोज़गार अभी जो फ़िलहाल हम देखते हैं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो वो किसी की ज़मीन खरीदता है और वो कोई होटल वगैरह ऐसी चीज़ें बनाता है, तो उसमें ही वहीं का व्यक्ति जिसकी वो ज़मीन है वो किसी तरीके से वहाँ पर गार्ड वगैरह की नौकरी करता हुआ पाया जाता है। तो इस चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के पास संसाधन की कमी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा संसाधन जो वो ज़मीन थी वो उसी का था, लेकिन उस ज़मीन को बेचने के बाद वो खुद ही उस तरीके की जॉब करने में मजबूर है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों वो व्यक्ति अपनी ही ज़मीन को बेचकर वहीं पर नौकरी कर रहा है। तो इन चीज़ों के लिए ये तर्क दिया जाता है कि उत्तराखंड के लोगों को सरकार की तरफ से वो प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जो बाहर के लोग पैसे के बल पर यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं और फिर उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके वो एक मार्केट वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अगर ऐसा प्रोत्साहन यहाँ के लोगों को दिया जाए तो यहाँ के लोग भी निश्चित तौर पर वैसा ही होटल और वैसे ही मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस कानून के आने के बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदल सकती हैं, तो जो तर्क फिलहाल कई लोगों द्वारा, पर्यावरणविद द्वारा भी, संस्कृति के जो रिलेटेड लोग हैं उनके द्वारा, उसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री वालों के द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है, तो उनका ये कहना है कि अगर ये चीज़ें बंद होंगी तो यहाँ का आदमी एक तरीके से जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो वो अपनी ज़मीन के ऊपर उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ना शुरू होगा। उनके बीच में जो एक कंपटीशन बढ़ गया है वो कंपटीशन कम होगा, क्योंकि हम कंपटीशन की बात करते हैं और हम समानता के अधिकार की बात करते हैं अपने संविधान में, तो लेकिन ये समानता का अधिकार तब होना चाहिए जब वो दोनों लोग एक लेवल पे खड़े हों। जो बाहर का आदमी आता है उसके पास काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण है, वो उसके पास काफ़ी सारा कमाया हुआ पैसा है, तो वो आसानी से एक बड़ा होटल और एक बड़ी मार्केट क्रिएट कर सकता है। वहीं यहाँ का जो आदमी है उसके पास इतना अधिक पैसा नहीं है, इसलिए हमें पहले दोनों को एक लेवल पे लाना होगा और उसके बाद हम उस कंपटीशन को कराने की सोच सकते हैं। वरना ये कंपटीशन किसी भी तरीके से इक्वालिटी के राइट के लिए तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता कि ये इक्वालिटी के राइट को जस्टिफाई करता है। इसलिए इस चीज़ पर भी सोचने की हमें ज़रूरत है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हम एजुकेशन के फील्ड में अभी यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके पीछे भी ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर पलायन कम होगा, सरकार यहाँ पर कुछ चीज़ें करना शुरू करेगी, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे तो कुछ पैसा क्रिएट होगा और यहाँ के लोगों को भी यहाँ पर कुछ चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों की बसावट अपने आप बढ़नी शुरू होगी। जो लोग बाहर जाके होटलों में काम करते हैं और कई ऐसी अन्य जगहों पर गार्ड वगैरह काम करते हैं, अगर वो अपने घर आके खेती पर काम करना शुरू करें, खुद अपने खेतों की चौकीदारी करना शुरू करें, तो वो भी एक अच्छा रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे में फिर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी निकल के आ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए अंत में हमारा चैनल आपसे यही कहेगा कि इस तरीके की मांग को उठाना और अभी जायज़ है, और अभी चुनाव आने का समय है तो बिल्कुल सही समय है। और इस समय सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग विचार हैं, तो सभी बिना किसी मतभेद के इस मुद्दे के लिए सामने आ रहे हैं। युवाओं की आवाज़ आ रही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि जो पर्यावरण को ह्रास हो रहा है वो भी इससे कम होगा, क्योंकि अनावश्यक बसावट के कारण जगह जगह पर जेसीबी लगाई जा रही है, अनावश्यक रोडें बनाई जा रही है। सरकार का या फिर कई लोगों का आधुनिकीकरण को ये मानना है कि अगर हम रोडें खोद देंगे, अगर हम जगह जगह होटल बना देंगे तो वो आधुनिकीकरण कहलाएगा नहीं, लेकिन हमें सस्टेनेबल विकास की तरफ जाना है कि कैसे हम एक ऐसा विकास बनाएं जो कि सभी के लिए एक साथ हो, पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए, लोगों को भी नुकसान न पहुंचाए और खासकर कि यहाँ के लोगों को नुकसान न पहुंचाए जो कि यहीं के रहने वाले हैं। तो लास्ट में हमारे चैनल का ये निवेदन है यहाँ के युवाओं से कि आक्रोशित इतना ज़्यादा ना हो कि हमारा जो मैसेज है वो बाहर के लोगों को इस तरह से जाए कि जो हमारी जो फीलिंग है, जो उत्तराखंड जाना जाता है कि अतिथि देवो भव, हम अपने आने वाले पर्यटक का हमेशा एक ऐसा वेलकम करते हैं जो कि हर जगह फेमस है, यही नहीं विदेशों में भी हमारे लोगों की पहचान है इस अतिथि देवो भव वाले भाव के कारण। तो आक्रोश इतना ना करें, अनावश्यक ऐसी बातें ना करें सोशल मीडिया पे बाहर के लोगों से या यहाँ के लोगों से कि एक गलत मैसेज उनके पास जाए। हमें हमेशा उनका वेलकम करना है। हम केवल एक अनावश्यक विकास का विरोध कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आकर इस तरीके से ना बसें कि वो यहाँ के लोगों के रोजगार को, संस्कृति को और पर्यावरण को प्रभावित करे, लेकिन उनका हमेशा हम स्वागत करेंगे। वो आए यहाँ पे रहेंगे और उन्हें वही आत्मीयता से यहाँ पर रखा जाएगा जैसा आज तक रखा जाता है। बस समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड की संस्कृति और
बहुत सारी चीज़ें ये प्रदेश खोता जा रहा है, तो उसको बचाने की ज़रूरत है, ताकि वो उत्तराखंड जो आप आज से कई साल पहले देखते थे, जैसी आत्मीयता यहाँ पर थी, जैसी प्रकृति का परिवेश यहाँ पर था, वो हमेशा बना रहे। इसीलिए हमारा ये निवेदन है कि आप बहुत ही सौम्यता के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को पेश करें और सरकार के सामने अपनी बातें रखें। और निश्चित ही आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने एक साथ ऐसी बात को रखने की कोशिश करी, और युवा सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पहली बार एक बहुत बड़े मुद्दे को अपने जरिए आगे उठाया है और वो मुद्दा पूरे प्रदेश में अब छा गया है। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं, आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं, तो इसको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो आपके सामने लेके आते हैं तो आपको उसके बारे में ज़रूर पता लग जाए और आप फिर अगली वीडियो को देख के कुछ न कुछ अपने प्रदेश को समझें और अपने देश को भी समझें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। हम ऐसे ही आपके लिए प्रोग्राम लाते रहेंगे। प्रतिपक्ष संवाद के साथ बने रहिए।